नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। आज की दुनिया एक साथ मोर्चों पर करवट ले रही है। कहीं सीमाओं पर सैन्य तैयारी तेज है, तो कहीं युद्ध की धमकियों से सियासत गरमा रही है, तो कहीं लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का आवरण बनता दिख रहा है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर व्हाइट हाउस की नीतियों तक, ढाका की गलियों से लेकर म्यांमार के मतदान केंद्रों तक, और अंत में एक ऐसी खबर जिसने भारत को, विज्ञान और मानवता को दोनों मोर्चों पर गौरवान्वित किया है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज का ग्लोबल फ्रंटलाइन। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा भारत। अमेरिकी मीडिया का दावा, गलवान झड़प के बाद निर्माण, बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। जरदारी बोले, पाकिस्तान दोबारा युद्ध को तैयार। मई में भारत को समझाया, युद्ध बच्चों का खेल नहीं। बिलाल ने कहा, मोदी मुनीर से डरते हैं। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइट कैंसिल। 3 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी। एयरलाइंस ने मुफ्त में टिकट बदलने की छूट भी दी। म्यांमार में 5 साल बाद आम चुनाव शुरू, 3 चरणों में आयोजित होगा। लोग बोले, ये चुनाव दिखावटी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ईर्ष्या निंदा से जुड़े 71 हमले, इनमें एक जैसा पैटर्न। पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर भीड़ का हिंदू इलाकों पर हमला। अब खबरें विस्तार से। एंकर 1। भारत अब हिमालयी सीमाओं पर सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि निर्णायक तैयारी कर रहा है। चीन के साथ भविष्य की किसी भी टकराव की आशंका को देखते हुए भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, सुरंगें और एयर स्ट्रिप्स बना रहा है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इस कदम की शुरुआत हुई थी। उस झड़प ने 2200 मील लंबी बॉर्डर पर भारत के सामान पहुंचाने की व्यवस्था की बड़ी कमियों को उजागर किया था। दशकों से चीन ने अपनी बॉर्डर पर रेल और सड़कों का विशाल नेटवर्क बनाया है, जबकि भारत अपने पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पीछे रह गया। 2020 की झड़प के बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय और चीनी सैनिकों और डंडों और कांटेदार तारों से लिपटे किल्लों में हाथापाई कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन मजबूत कनेक्टिविटी की वजह से कुछ ही घंटों में मदद पहुंचा सकता था, जबकि भारत को उस इलाके की खराब या नहीं के बराबर सड़कों से एक्स्ट्रा सैनिकों को पहुंचाने में 1 हफ्ते का समय लगता था। लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में पूर्व ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर जनरल अमृतपाल सिंह ने कहा, इस घटना के बाद हमें अपनी पूरी रणनीति बदलने की जरूरत महसूस हुई। भारत के नॉर्दर्न कमांड के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इन प्रोजेक्ट मकसद ऊंचाई वाले सैन्य चौकियों को अलग थलग पड़ी नागरिक बस्तियों को जोड़ना है, खासकर उन जगहों को जो कड़ाके की सर्दी में कट जाती हैं। सबसे जरूरी प्रोजेक्ट में से एक जोंजिला सुरंग है, जिसे उत्तरी भारत के पहाड़ों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2020 में संघर्ष के कुछ महीनों बाद ही शुरू हुआ था। इसे $750 मिलियन यानी 6.734 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है। इसे 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। उधर पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध की भाषा बोलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि मई में हुए संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत को युद्ध बच्चों का खेल नहीं यह समझा दिया। पाकिस्तान का कहना है कि युद्ध बच्चों का खेल नहीं। जरदारी शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में एक रैली में शामिल हुआ था। इस दौरान उसने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता है और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। आगे कहा जरदारी ने कि मोदी अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी रक्षा करना जानता है। अगर दोबारा युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। जरदारी की ये 3 बड़ी बातें।
जो उसने कही है। भले ही भारत खुद को बड़ी ताकत मानता है, लेकिन पाकिस्तान के नेतृत्व और सेना जैसी हिम्मत और जज्बा उसमें नहीं है। मोदी को समझना चाहिए कि युद्ध के लिए हिम्मत, संकल्प और बलिदान चाहिए। मई में जब संघर्ष हुआ तब मुझे बंकर में जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नेता बंकरों में नहीं मरते, वे मैदान में मरते हैं। भले ही भारत खुद को बड़ी ताकत मानता हो, लेकिन पाकिस्तान के नेतृत्व और सेना जैसी हिम्मत और जज्बा उसमें कभी नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत से युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मुनीर ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब भी दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुनीर की तारीफ की है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के रुख को स्वीकार कर रहा है। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की है। उन्होंने कहा, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम सुनते ही मोदी छिप जाते हैं। अब विदेशों में भी पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहा जाता। वहीं पाकिस्तान पीपल्स के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि मई में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी। यह 2025 की पाकिस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बेनजीर भुट्टो की शहादत के लिए 18 साल बाद भी देश के चारों प्रांतों से लोग जुट रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश है। बिलावल ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाया और आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ दोस्ती मजबूत करते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी। अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान की इस झूठी भाषणवाद को किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान चाइना की बात करता है और वो भूल जाता है कि चाइना में उसी के धर्म को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की दोगली राजनीति है। अब देखते हैं भारत इसका कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अब खबर अमेरिका से, जहां कुदरत ने पूरे ट्रैवल सिस्टम को ठप कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रॉयटर्स के मुताबिक तूफान ने क्रिसमस के बाद ही हॉलिडे ट्रैवल को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। फ्लाइट इस तूफान के चलते न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में राज्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। फ्लाइट अवेयर के अनुसार शुक्रवार से शनिवार तक अमेरिका में 2700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई और हजारों देरी से चली। वहीं शुक्रवार को 1802 उड़ानें रद्द कर दी गईं। 22,339 उड़ानें डिले हुई। जेट ब्लू, डेल्टा, अमेरिकन और यूनाइटेड जैसी बड़ी एयरलाइंस ने सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द की और यात्रियों को मुफ्त में टिकट बदलने की छूट भी दी। नेशनल वेदर एजेंसी के मुताबिक तूफान ने न्यूयॉर्क शहर को बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक दिया है। न्यूयॉर्क से लेकर लॉन्ग आइलैंड और कनेक्टिकट तक शनिवार की सुबह तक लगभग 6 से 10 इंच बर्फ गिरी। 5 साल बाद म्यांमार में चुनाव तो शुरू हो गए, लेकिन सवाल लोकतंत्र पर है। चुनाव 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण 28 दिसंबर को 102 टाउनशिप में हुआ। दूसरा चरण 11 जनवरी को और तीसरा 25 जनवरी को होगा। नतीजे जनवरी के अंत तक आने की उम्मीद बताई जा रही है। यांगून जैसे बड़े शहर, राजधानी और अन्य जगहों पर स्कूल, सरकारी इमारतों और धार्मिक स्थलों को मतदान केंद्र बनाया गया है। इस बार पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शनिवार को यांगून में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। मतदान केंद्रों के बाहर हथियारबंद गार्ड तैनात थे और सड़कों पर सेना के ट्रक गश्त लगा रहे थे। हालांकि विपक्षी संगठनों और सशस्त्र प्रतिरोध समूह ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की धमकी भी दी, लेकिन बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है यह चुनाव सेना के शासन को लोकतंत्र का मुखौटा पहनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। 2021 में सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता ऑंग सान सूची की निर्वाचित सरकार को तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।
अब बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर बांग्लादेश से। जून से दिसंबर 2025 के बीच बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर एड्स निंदा के आरोपों से जुड़े 71 हमले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर काम करने वाले ह्यूमन राइट्स ने दी। उनका कहना है कि यह हमले हर बार एक ही तरह का तरीका अपना रहे हैं। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं, फिर तुरंत गिरफ्तारी और उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला। अब ईर्ष्या निंदा के आरोप पर डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहे हैं। HRCVM का कहना है कि यह घटनाएं देश के 30 से ज़्यादा जिलों में फैली हुई हैं। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट जैसे कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में एक जैसे मामले होना यह दिखाता है यह सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक चलन सा बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही किसी पर ईर्ष्या निंदा का आरोप लगता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन उसके साथ ही इलाके में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हिंसा शुरू कर देती है। कई बार आरोप किसी एक व्यक्ति पर होता है, लेकिन गुस्साई भीड़ पूरे हिंदू मोहल्ले को सजा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। आज की ग्लोबल फ्रंटलाइन यही बताती है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में चुनौतियां अलग हैं, लेकिन असर वैश्विक है। कहीं युद्ध और सुरक्षा के सवाल हैं, तो कहीं इंसाफ की मांग, कहीं प्रकृति की मार और कहीं इंसानी हौसले की जीत। इन्हीं खबरों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार।